सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवाकांत पाठक एक बार फिर आपके सम्मुख सत्य, न्याय और धर्म की प्रयोगशाला में आपका स्वागत करता हूं और ऐसा करते हुए मैं अपने अंदर आपकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। आज मैं मध्यस्थ दर्शन की एक नए लेक्चर नंबर 11 को लेकर उपस्थित हूं। जहां भी इस लेक्चर में पिछले लेक्चर से आपको कनेक्ट करूंगा, वही इस लेक्चर नंबर 11 के नए विषय को लेकर उपस्थित होऊंगा। तो चलते हैं, लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज मैं मध्यस्थ दर्शन में मानव को लेकर जिस लेक्चर को लेकर उपस्थित हूं, इस लेक्चर में मैं प्रकृति की 4 अवस्थाएं, इनके रूप, गुण, स्वभाव और धर्म के बारे में चर्चा करूंगा। सो वी विल डिस्कस हियर रिगार्डिंग द नेचर, its 4 order, their forms, property, natural characteristics and its innateness. सो चलते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि मैं इस लेक्चर में पिछले लेक्चर से आपको कैसे कनेक्ट कर रहा हूं। जहां मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि प्रकृति इकाइयों का समूह है। प्रकृति सत्ता में विद्यमान है। सत्ता मतलब शून्य, स्पेस, एग्जिस्टेंस। और जो मटेरियल है, जिसको प्रकृति नाम दिया गया, यह मटेरियल इकाइयों, विभिन्न प्रकार की सजीव और निर्जीव इकाइयों का समूह है और एक के रूप में पाई जाने की आवश्यकता है। प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मल्टीपल यूनिट्स। मल्टीपल यूनिट मेरे कहने का सेंस इतना है, आदमी है 1 यूनिट और कई संख्या में है, जानवर है कई प्रकार के हैं और एक निश्चित प्रकार का कई संख्या में है, पेड़ है कई प्रकार के और कई संख्या में है। इसके बाद पदार्थ है, मटेरियल ऑर्डर है, जिसमें ठोस, द्रव, गैस और नई चीज निकलने वाली प्लाज्मा की स्टेट है। तो ये कई प्रकार के और एक ही प्रकार की कई संख्याओं में विद्यमान है और यह ब्रह्मांड की वास्तविकता है। ये सारी इकाइयां एक साथ नहीं आई थी, इनका विकास धीरे धीरे समय के साथ हुआ था। जो विकास की प्रक्रिया लेक्चर नंबर 10 में बता रहे थे कि हवा, मिट्टी, जो मटेरियल है, इससे पानी, अम्ल, क्षार बना, इससे मांस, काई बना, काई से पेड़ पौधे बने, पेड़ पौधे से पशु पक्षी बने, पशु पक्षी से भ्रमित मानव बना और भ्रमित मानव से आज जागृत मानव की प्रक्रिया में। ये पृथ्वी का भी विकास बहुत समय में हुआ, अचानक नहीं स्थिति थी पृथ्वी की। पहले विकसित थी, फिर थोड़ी विकसित हुई, फिर आधी विकसित हुई, फिर पूरा विकसित हुई। देयर इज अ प्रोसेस विद टाइम, ये समय के साथ हुआ। पहले ये पूर्ण रूप से विकसित थी, न एक प्रक्रिया था, प्रकृति के नियमानुसार हर इकाइयों का न तो उदय हो पाया था, न सारी परिस्थितियां बन पाई। तो धीरे धीरे समय के साथ ये बताया गया कि यह हवा गैस का गुना था, हाई टेम्परेचर पे। सूरज का एक टूटा हुआ भाग था, जिससे इतनी चीजें आज पैदा हुई। आज की जो स्थिति है वह जो है अविकसित, अल्प विकसित, अर्ध विकसित के बाद आज पूर्ण विकसित की अवस्था में है। मानव जो इसमें है, मानव जो इकाई इस पूरी प्रकृति में है,
वह होने और बने रहने के लिए दूसरी इकाइयों पर निर्भर है। यह संभव नहीं है कि सभी इकाइयां प्रकृति की समाप्त हो जाए और मानव केवल इस पृथ्वी पर रह जाए। ऐसा संभव नहीं है। यह जो है मानव का जीवन दूसरी इकाइयों पर निर्भर है। अगर हम प्रकृति में इस इकाई को अब हम पिछले मामले से आज के लेक्चर के से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम किसी इकाई के विषय में सोचते हैं तो इस यूनिट्स की इकाइयों के मटेरियल्स के 4 एम्पलीट्यूड्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं। जो ये डायमेंशंस है, चूंकि ये मैटर है तो इसके पास फॉर्म है, प्रॉपर्टी है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है और इनेक्टनेस है। जब किसी मटेरियल के पहले डायमेंशन को हम देखते हैं, फिजिकल फिनोमेना को, तो हम उसके रूप, आकार, आयतन, डेंसिटी, घनत्व इसकी चर्चा करते हैं। रूप, आकार, आयतन और घनत्व की चर्चा करते हैं। पढ़े हैं 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड ऑफ गैस। सॉलिड की प्रॉपर्टी हम जानते हैं, लिक्विड की प्रॉपर्टी हम जानते हैं और गैसेस की प्रॉपर्टी जानते हैं, और कैसे स्टेट बदलने पे प्रॉपर्टियां चेंज हो जाती है। यह जो है किसी भी इकाई का रंग, रूप, जो रूप है, फॉर्म है, साइज, वॉल्यूम, डेंसिटी, डिफिनिट, इंडेफिनिट, जो सॉलिड लिक्विड में चलता है, ये इसका फर्स्ट डिफिनेशन है। ठीक है। दूसरा इसका है गुण, प्रॉपर्टी। अब जैसा रूप होगा मटेरियल का, उसी हिसाब से उसका गुण होता है कि उसका समगुण है, विषम है, मध्यस्थ है, समान, सम है, साथ चलने वाला है, अपोजिट है, यह बीच का गुणधर्म है उसका। तीसरा जो उसका उस मटेरियल का, इकाई का जो तीसरा गुण होता है वो उसको स्वभाव होता है। स्वभाव को अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। और रूप और गुण के आधार पे ही उसकी का स्वभाव मौलिकता होती है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक। और प्रत्येक मटेरियल का, इकाई का जो गुण है, पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर, बड़ी व्यवस्था में भागीदारी। अब जो उसका रूप, रंगाकार है, उसके आधार पर उसकी प्रॉपर्टियां निर्धारित है और उसके उस अपनी प्रॉपर्टियों की वो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी करती है। जैसे पहाड़ का अपना काम है, नदियों का अपना काम है, मैदान का अपना काम है, पेड़ का अपना काम है, अपनी प्रॉपर्टी है, जानवर का अपना काम है, मच्छर का अपना काम है, गाय का अपना काम है, पशु का अपना काम है, पक्षी का अपना काम है, सिलेंडर का अपना काम है। इस पूरी मानवीय व्यवस्था में सबकी अपनी भूमिका है और उस भूमिका को निभाने के लिए वहां खड़े हुए हैं। और जो इसकी जो भूमिका है उस भूमिका में खड़े होना ही धर्म है। चौथा डायमेंशन धारणा ही धर्म है। जो इसकी एक विशेषता है कि धारणा ही धर्म है। इस धर्म को देखने की जो प्रक्रिया है वो धारणा ही है। देखिए आगे, अब इसमें प्रकृति को हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। जो प्रकृति की 4 अवस्थाओं की बात हमने लेक्चर नंबर 1 शुरू किया था, 11 के इस लेक्चर के जो लेक्चर संख्या 11 है, इसके शुरुआत में, तो ये प्रकृति बहुत बड़ा है, विशाल है, इसकी सीमाएं अज्ञात है। कितना है, कितनी बड़ी है, यह हमारी पहुंच से बहुत बाहर, इस तुम नहीं जा सकते। तो इतनी अनंत प्रकृति को, इन्फिनाइट नेचर को समझने के दृष्टिकोण से
परस्पर समानता और विविधता के आधार पे इसका वर्गीकरण आवश्यक है। तो इतना बड़ा है, ये विशाल है, तो इसको समझने के लिए इट इज डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज। ये 4 भागों में बांटा गया। मटेरियल ऑर्डर, फिजिकल ऑर्डर में पदार्थ अवस्था करते हैं, दूसरा प्राणावस्था, बायो ऑर्डर, जीवावस्था, एनिमल ऑर्डर और ज्ञान अवस्था, ह्यूमन ऑर्डर, नॉलेज ऑर्डर है ह्यूमन ऑर्डर की। ये जो 4 अवस्था बताई गई है, ठीक है, ये अवस्था है क्या? देखिए, इस प्रकृति को समझने के लिए, और ये तो प्रकृति बहुत बड़ा है, छोटी तो है नहीं। इसको करने के लिए 4 भागों में जब हमने बांटा, तो देखते हैं कि इस इकाइयों में, इस प्रकृति में जितनी इकाइयां, रुकावट के लिए थोड़ा सा खेद है, तकनीकी प्रॉब्लम के लिए। तो मैं चर्चा कर रहा था इसमें कि पदार्थ अवस्था और इसकी प्राणावस्था को लेकर, तो मैं चर्चा कर रहा था इकाइयों की स्वभाव और धर्म की। स्वभाव से मेरा मतलब क्या है? स्वभाव से मतलब है कि जो परंपरा है, प्रवृत्ति है, हर इकाई की जो बड़ी व्यवस्था में भागीदारी का अपना जो सिद्धांत है, जिस व्यवस्था से ये जाएगी, इसकी स्वभाव का तात्पर्य इस व्यवस्था में भागीदारी की प्रवृत्ति है कि इस बड़ी व्यवस्था में भागीदारी रखना चाहता है या नहीं, कर रहा है कि नहीं। और धारणा किसी भी इकाई की वो मौलिकता है जो इस इकाई के साथ अविभाज्य रूप से जुड़ी रहती है। और अर्थात इकाई जब तक उस इकाई के रूप में बनी रहती है, तो वो इस आयाम से मुक्त ही रहती है। अब सभी इकाइयों की अपनी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के कारण इस व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में भागीदारी की प्रवृत्ति है। और यह उसकी, यही व्यवस्था की भागीदारी, उसकी वो धारणा, इनेटनेस है, वो उसकी धारणा है, वो उसकी फंडामेंट, उसकी मौलिकता है। और इस इनेटनेस को उससे अलग किया ही नहीं जा सकता, और वो उसके साथ सदैव जुड़ा रहता है। पदार्थ अवस्था का स्वभाव संगठन विघटन के रूप में समझ में आता है। इसमें जो पहला ऑर्डर है पदार्थ की अवस्था, इसके 3 स्टेट ऑफ मैटर हम देखते हैं। और जो 3 स्टेट ऑफ मैटर है, इनका जो स्वभाव है, मूल धारणा जो है, वो कंपोजिशन और डीकम्पोजिशन का, बनना और बिगड़ना। क्योंकि इकाइयां क्रियाशील है तो बनेगी और बिगड़ेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। हम जानते हैं इकाइयां क्रियाशील है। तो ये जो निर्जीव इकाइयां हैं, जो पदार्थ की अवस्था में है, ये कंपोजिशन और डिकम्पोजिशन होता है। कई लेक्चरों में मैं कह चुका हूं, पहाड़ है तो जीवन भर की नहीं है, आज बना है, जब इसकी जरूरत समाप्त होगी तो दुनिया बिगड़ जाएगी। हर का अपना टाइम है। हिमालय पर्वत की आज स्थिति वहां है, कई अरबों वर्ष पूर्व वहां नहीं रही होगी, कई दूसरी जगह है, ऐसे प्रमाण मिल चुके हैं। दूसरा है जो सत्ता है, जो अस्तित्व है, टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइज, ये अस्तित्व जो है, इसकी अपनी व्यवस्था है, और ये इस और व्यवस्था में रहना ही इसका धर्म है। सत्ता क्रियाशील नहीं है, बदलेगी नहीं, पदार्थ उसमें बनता बिगड़ता रहेगा। जो इकाइयों की दूसरी अवस्था है प्राणावस्था, प्रेमिक आदर, इस इकाइयों का धर्म अस्तित्व के साथ साथ पुष्टि के रूप में समझ में आता है। और इस प्राणावस्था में इकाइयों का स्वभाव संगठन विघटन, जो पदार्थ की अवस्था का है, कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन के साथ साथ मारक, सारक और मोहक, इनहेरेंस एंड वैक्सीनेशन पेड़ होता है बीज के थ्रू,
पैदा होता है, बढ़ता है, उसकी उम्र होती है, इसके बाद वो फिर डिकम्पोज होके उसी मिट्टी में मिल जाता है। यह उसकी विशेषता है प्राणावस्था की। और इसका बनना बिगड़ना सीड बेस होता है, बीज के ऊपर निर्भर करता है। आम के बीज से आम का पेड़, गेहूं के बीज से गेहूं का पेड़। अगर हम इस ऑर्डर के बाद जीव अवस्था के स्वभाव को माने तो जीवों में कुछ में क्रुएलिटी की कैरेक्टरिस्टिक है और कुछ में नॉन क्रुएलिटी के हैं। कुछ जानवर होते हैं जो अपने साथ रहते हैं, कुछ जानवर होते हैं जो क्रूअल नेचर के होते हैं। यह उनकी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक है और यह नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक इस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है कि और यह अपने संबंधों, उनका कार्य ही वही है और उसी कार्य के लिए वो यहाँ है। तो वो जो जीवावस्था एनिमल ऑर्डर है, वह स्वभाव को क्रूर और अक्रूर के रूप में पहचाना गया है और इस जीवावस्था का धर्म अस्तित्व और पुष्ट के साथ जीने की आशा है। यह जो जीवावस्था है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होता है और अपने पैदा होने के बाद इसके अंदर नए आ जाता है, जीवन आ जाता है और उसके जीवन की जीने की आशा होती है, सुखपूर्वक नहीं, केवल जीवन की आशा होती है। और ये जीने के लिए उसके स्वभाव में क्रूरता है तो क्रूरता का भाव अपनाता है, अक्रूरता का भाव है, नॉन क्रूएलिटी का भाव है तो नॉन क्रूएलिटी का कैरेक्टर अध्यस्त करता है और उसके अनुसार उसकी अस्तित्व में जो भी भागीदारी है उस भागीदारी को पूरा करता है। इसके बाद इस ब्रह्मांड में जो चौथी इकाई है मानव का, मानव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू पैदा होता है जानवरों की तरह, लेकिन जब तक उसके अंदर मानवीय गुण नहीं आ जाए वह मानव नहीं बनता। अन्यथा उसके पास वही क्रूएलिटी और नॉन क्रूएलिटी का कैरेक्टर होता है जैसे जानवरों के लिए होता है। और जब मानवीय स्वभाव में परसिवरेंस, ब्रेविटी और जेनरसिटी, धीरता, वीरता और उदारता का गुण हो जाए तब वही आदमी मानो एनिमल ऑर्डर से ह्यूमन ऑर्डर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जब उसके अंदर ये गुण आ जाता है तो उसके अंदर जीने की आशा के साथ निरंतर कंटिन्यूअस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के भाव में जीने के लिए वो तत्पर हो जाता है। और यही इसी तरह जीना एक मानव का धर्म है, मानवीय स्वभाव में जीना। चलिए इस पूरी चर्चा के दरमियान जिन बातों की चर्चा हमने किया है उसको समझने की जरूरत है। देखिए इसमें स्वभाव और धर्म की प्रधानता है, नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक और इनेक्टनेस जो दो चीजें हैं, रंग, रूप, स्वभाव एवं धर्म, इन चारों का अध्ययन करने के लिए किसी भी एक इकाई की संपूर्णता के अभाव में पूरा संपूर्ण नहीं हो पाएगा। सबको चारों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उस व्यवस्था के साथ, उस व्यवस्था के अनुसार जीना पड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात है इस पूरी व्यवस्था में जिनको हम देखना चाहते हैं कि आउट ऑफ दिस फॉर्म एंड properties vary from one to another. It is not possible to study them for every unit. Hence, we study forms and property as per need. जरूरत है, जैसी जरूरत होती है, इतनी ज्यादा संख्या में है। हर फॉर्म की अपनी विशेषता है, एक रूप की विशेषता है और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, एक इकाई से दूसरे में जाते हैं तो उसका रूप बदलता है, रूप बदलता है उसकी विशेषता ही बदल जाती है। तो एक साथ सबको अध्ययन करना संभव नहीं है। जब जिसकी आवश्यकता होती है उसका अध्ययन किया जाता है। और राम पर गुण
स्वभाव धर्म, इन चारों में स्वभाव और धर्म का अध्ययन महत्वपूर्ण है। जो किसी भी इकाई के स्वयं व्यवस्थित होने और समग्र व्यवस्था में भागीदारी करने का मंत्र भी होता है। देखिए, इस पूरी चर्चा का जो सारांश है ये देख ले कि 4 स्टेट में बताया गया है, पदार्थ की अवस्था, प्राण की अवस्था, जीव की अवस्था और मानव की अवस्था। किसी 4 प्रकार की इकाइयां हैं और हर इकाई के गुण 4 स्वभाव के, इकाई के 4 डायमेंशन होते हैं, गुण, स्वभाव और धर्म, धारणा। इन चारों में स्वभाव और धर्म का अध्ययन महत्वपूर्ण है, जो किसी भी इकाई को व्यवस्थित होने के लिए जरूरी है। जानवरों का स्वभाव अलग है, पेड़ों का स्वभाव अलग है, पदार्थ का स्वभाव अलग है, लेकिन मानव का स्वभाव मानव तभी है जिसमें धीरता, वीरता, उदारता के गुण है और अस्तित्व और पुष्टि एवं जीने की आशा के साथ साथ निरंतर सुख पूर्वक जीने की आशा ही मानव का धर्म है। वह कभी भी दुखी अवस्था में नहीं रहना चाहता है और जब जब दुखी अवस्था में जाता है दुख से बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाने लगता है। देखें, हम हर मध्यस्थ दर्शन के हर लेक्चर के लास्ट में आपको होमवर्क दे रहे हैं इस पूरी मानव केंद्रित चिंतन व्यवस्था को पूर्ण रूप से समझने के लिए, जिसका नाम मध्यस्थ दर्शन रखा गया है। आप अपने आसपास की किन्हीं 10 यूनिट्स को की 4 अवस्था के रूप में वर्गीकृत करें। कुछ फिजिकल ऑर्डर की चीजें लिखें, कुछ इधर प्राणिक ऑर्डर की, कुछ एनिमल ऑर्डर की और कुछ ह्यूमन ऑर्डर के लोगों को इनके गुण, कुछ के गुण, स्वभाव, धर्म की एक टेबल बनाए और इसका अध्ययन करने में आपको इन चीजों को समझने में मदद मिलेगी। दूसरा जो कार्य करना है आपके लिए दिया जा रहा है कि रूप और गुण के आधार पर हर इकाई एक दूसरे से भिन्न है, किंतु स्वभाव और धर्म के आधार पर देखने में इन चारों अवस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया है। इस बात की जांच परख करके देखें कि रूप और गुण में विविधता होने के बावजूद भी किसी अवस्था में सभी इकाइयों के स्वभाव और धर्म एक जैसा होता है या नहीं। इस आधार पर हम सभी मानव धर्म में समानता है कि नहीं, इसको जांचें और देखें। देखिए, यह तो चर्चा की बिंदु थी। आज के लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 11 है, हम पदार्थ की चारों अवस्थाओं की मध्यस्थ दर्शन की फिलॉसफी के अनुसार इनकी चर्चा की। देखिए, जांचें और परखें। हम आपसे मिलते रहेंगे। जीवन की जिस कड़ी में हम सत्य को समझ पाएंगे, हम साथ साथ जीने के लिए सुखपूर्वक तैयार हो पाएंगे। इसी सहयोग के साथ आप सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ।